गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। आईटी ट्रेंड्स की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी की जनरेशन हमको पढ़ना है और हम वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। तो आज आइए उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी की कुछ जनरेशन हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत हॉटस्पॉट, वाईफाई और भी कई वायरलेस जो आपके टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ब्लूटूथ, उनका यूज करना भी बताया हुआ था। यदि जनरेशन की बात की जाए यहाँ पे स्टूडेंट, तो आप जानते हैं जब से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तब से इसकी कई जनरेशन आ चुकी हैं और कई जनरेशन में इनकी मेजर जो प्रॉब्लम्स थी स्पीड को लेकर, उसको अपग्रेड किया गया है और उसकी सिग्नल की क्वालिटी को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं सिग्नल कितने स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है इसका जनरेशन। जैसे यदि डिवाइसेस जनरेशन की बात है यहाँ पे हम करें, तो स्टूडेंट 2G, 3G, 4G और 5G जनरेशन भी आने वाला है। ये जी का मतलब है यहाँ पे जनरेशन, ठीक है। जी मीन्स जनरेशन। ये आप देख रहे हैं नेटवर्क के एक मानक निर्धारित किए गए हैं और कैसे कैसे नेटवर्क में चेंजेस किया गया, उस आधार पर इसके जनरेशन को फिक्स किया गया और क्या बदलाव किए गए, क्या चेंजेस किए गए। उदाहरण के लिए 1G में जो स्पीड थी हमारी डेटा की, वो 2.4 kbps किलोबाइट पर सेकंड थी और ये स्पीड देता था। इसके बाद 2G जब हमारे पास आया तो 64 kbps हमको स्पीड मिल गई। इसी प्रकार से जीएसएम टेक्नोलॉजी पे आधारित थे ये। और 3G जो आपका आया था ऑफिस, वो आपको 144 kbps 2 mbps की स्पीड के साथ, और 4G 100 mbps। और यदि 5G की मैं बात करूं तो 1 GB mbps यानी कि स्पीड के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है। एलटी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, आपने देखा हाई क्वालिटी और उससे भी और हाई क्वालिटी सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। और जैसे जैसे जनरेशन हमारी बढ़ती गई टेक्नोलॉजी की, वैसे ही सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग किए गए, क्लियरिटी को भी बढ़ाया गया। डेवलपमेंट सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1979 में 1G से शुरू की गई थी। ये सबसे पहला, यानी कि 1979 में 1G की शुरुआत की गई थी और ये अभी भी 5G तक जारी है। यानी कि वन जनरेशन जो हमारा सबसे पहला जनरेशन था वो था 1979 में स्टार्ट हुआ और ये 1G कहलाया। इसके बाद 2G, 3G, 4G और हम लोग जो आज बेसिकली यूज कर रहे हैं 4G, और आगे जो यूज करेंगे 5G। और इसकी स्पीड कैसे कैसे इंक्रीज हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए, फर्स्ट जो जनरेशन था हमारा, ये एक सेल फोन था। यानी कि पहली जो जनरेशन थी, बात करने के लिए इसको मेन डेवलप किया गया था 70 के दशक में इसको, अंत में इसको। और यदि जनरेशन कही जाए तो फर्स्ट जनरेशन इसको डेवलप किया गया और 1987 में टेलीफोन टेलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता था, पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला सिल्वर मोबाइल फोन नेटवर्क प्राप्त किया, जिसमें 1G एनालॉग सिस्टम का उपयोग किया गया था। यानी कि 1G एनालॉग सिस्टम को यूज किया गया था। सिग्नल दो तरीके के होते हैं, आप स्टूडेंट जानते हैं, एनालॉग होता है और डिजिटल होता है। तो एनालॉग सिग्नल का यूज किया गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे कई प्रकार की इसमें प्रॉब्लम्स देखी गई। जैसे 1G एनालॉग टेक्निक जो थी, और फ़ोन में आमतौर पे जो खराब बैटरी लाइफ होती थी और बिना सिक्योरिटी के आवाज़ की क्वालिटी में आवाज़ बहुत अधिक थी और कभी कभी ड्रॉप कॉल का अनुभव भी होता था। यानी कि कुछ इसकी कमियां थी। यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो बैटरी ज़्यादा यूज करना, बैटरी जल्दी खराब होना, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आवाज़ वॉइस नॉइस आना, आवाज़ की सही क्वालिटी न मिलना, कभी कभी बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाना, बंद हो जाना, इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स थी। एनालॉग जो आपका कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड था 1980 में पेश किया और धीरे धीरे इसके बाद जब आगे बढ़े, 2G डिजिटल कम्युनिकेशन द्वारा स्थापित नहीं कर दिया और 1G अधिकतम गति जो इसकी थी वो 2.4 kbps थी।
ओके, तब तक इसको यूज किया गया। जब सेकंड जनरेशन हमारा स्टूडेंट आया 2G, 1G से 2G पर जाने पर सेल फोन को अपना पहला बड़ा अपग्रेडेशन मिला। और 2G टेलीफोन जो आपका मेन मुख्य अंतर था 1G और 2G के बीच में, वो मैं आपको बताऊं, रेडियो सिग्नल एनालॉग जो था आपका, जबकि 2G नेटवर्क आपका जो बना वो क्या बना है स्टूडेंट, डिजिटल। और जब तक डिजिटल नहीं था तब तक 1G में प्रॉब्लम थी, यानी कि एनालॉग सिग्नल थे, एनालॉग सिग्नल रेडियो सिग्नल जो यूज किए जाते थे उसमें मेन प्रॉब्लम थी, वॉइस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी, कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम थी। और जैसे ही 2G जनरेशन आया स्टूडेंट, वैसे ही हमारा नेटवर्क की जो वॉइस कॉलिंग जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई। और जो सबसे मेजर चेंजेस किया गया वो सिग्नल में किया गया, वो सिग्नल जो था एनालॉग सिग्नल था, और 2G जनरेशन में क्या आ गया, डिजिटल आ गया। इस जनरेशन का मेन उद्देश्य जो था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एक मतलब विश्वसनीय कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से CDMA और GSM की स्थापना की गई, और CDMA और GSM दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। छोटी डेटा सेवा प्रोवाइड, मतलब बहुत कम इंटरनेट जो डेटा की फैसिलिटी थी वो एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट की गई 2G जनरेशन में। मेन जो है CDMA और GSM की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। मेन चेंजेस जो हुआ सिग्नल पे हुआ, एनालॉग से डिजिटल। ओके, 2G जनरेशन की यदि हम बात करें 1991 में आया आपका, और इसको जो मेन फिनलैंड में GSM स्टैंडर्ड द्वारा व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था। और इसी प्रकार से आप यदि देखेंगे तो इसके बाद अब डेटा की जरूरत हमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले हम 1G में कोई डेटा यूज नहीं करते थे क्योंकि डिजिटल सिग्नल ही नहीं था। और यदि 2G की बात करूँ तो बहुत कम डेटा 2G में, थोड़ा सा डेटा यूज होने लगा, और स्मॉल डेटा यूज होता था, बहुत ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन नहीं होता था। कुछ लोग 2G में इंटरनेट फैसिलिटी यूज करने लगे और उसके डेटा को यूज किया गया। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे जब 2G से, अब इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, मूलभूत जो सेवाएं थी उनको शुरू किया गया अभी भी उपयोग करते समय, जैसे कुछ SMS की इंटरनल रोमिंग, कॉन्फ्रेंस, कॉल होल्ड की फैसिलिटी। ये आपको जो उदाहरण के लिए लंबी दूरी की कॉल करना है तो उससे रिलेटेड कुछ फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई। और 2G की अधिकतम गति जो थी 50 kbps थी, 1 Mbps जो GSM जो आपकी बढ़ी हुई डेटा दरों के साथ थी, यानी कि पैसा भी ज़्यादा लगता था। जो इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिलती भी थी, एक तो स्पीड बहुत कम मिलती थी, और उसके जो स्पीड कम होने के साथ साथ डेटा भी जो मिलता था उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा लगते थे। धीरे धीरे अब 3G जनरेशन जब आया आपका, 3D जनरेशन में देखिए क्या हुआ, थर्ड जनरेशन, ये वायरलेस टेक्निक के स्टैंडर्ड को निर्धारित किया, और जिसे हम जानते हैं तीसरी जनरेशन, इसमें मेन डेटा पे फोकस किया गया। स्टूडेंट ये आप ध्यान देना है, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग, अन्य स्मार्ट जो फोन टेक्नोलॉजी शुरू किए गए। यहाँ पे स्मार्ट फोन भी आ गए, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए डेटा बेस था, डेटा को इम्प्रूव किया गया। 2001 में इसको व्यावसायिक रूप से पेश किया गया, यानी कि बिजनेस के लिए तीसरी जनरेशन मोबाइल संचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वॉइस भी इसमें मिलने लगी और डेटा की क्षमता भी इसमें बढ़ गई। ओके, इस प्रकार से ये जनरेशन बढ़ते गए स्टूडेंट, कुछ नई टेक्निक के साथ 2G के साथ 3G जनरेशन। हम आज आप देख ही रहे हैं 3G जनरेशन, जिसके पहले हम यूज करते थे, उसमें काफ़ी अच्छा आपको स्टैंडर्ड मिलता था, क्वालिटी मिलती थी बात करने की, साथ में आपको जो डेटा कम्युनिकेशन था वो भी इम्प्रूवमेंट किया गया। मेन यदि मैं बात करूँ कि इसकी जो क्वालिटी जो इम्प्रूव की गई, मल्टीमीडिया सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, स्ट्रीमिंग लोकप्रिय हुई, और इसके साथ साथ जो इसमें मेन फैसिलिटी मिली, पोर्टेबिलिटी संभव हुई, टेलीफोन, PDA आदि। 3G फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव किया गया, और यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं स्मार्टफोन में कई प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ जनरेशन आया स्टूडेंट, 4G आया। 3G की बात हमने क्या यूज की स्टूडेंट, 4G। ये एक बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी थी, और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा जो ट्रांसमिशन था उसको इम्प्रूवमेंट किया गया।
प्लस जो वॉइस की क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव किया गया, और कहीं ना कहीं वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ इसमें जो नॉइस की प्रॉब्लम होती थी, कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होती थी, उनको एक तरह से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। तो इसका जो मेन एम था वो क्या था, सिक्योरिटी और हाई स्पीड के साथ साथ उच्च क्वालिटी यानी कि हाई लेवल जो आपकी सिक्योरिटी है वो मिले, हाई स्पीड मिले आपको, और वॉइस इसके साथ साथ मल्टीमीडिया और इंटरनेट के जो रेट थे उनको भी कम किया गया, यानी कि डेटा पे फोकस किया गया और इसके रेट को भी डाउन किया गया, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज कर सके। इसमें वेब एक्सेस, आईपी टेलीफोनी, गेमिंग सेवाएं, हाई डेफिनेशन मोबाइल टेलीविजन, यानी कि हम इससे अब टेलीविजन पे भी देख सकते थे, टेलीविजन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज जो 4G हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, 4G डेटा का यूज हम स्मार्ट टेलीविजन में कर सकते हैं, और अपने इस डेटा से टेलीविजन पे आप मूवी या कोई भी चैनल देख सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, 3D टेलीविजन और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग भी शामिल है। साथ में क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होता है ये मैं आगे आपको क्लास लूंगा, बताऊंगा स्टूडेंट, तो उसको भी इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा स्टूडेंट, कैसे हमने धीरे धीरे जनरेशन पे मूविंग किया। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा स्टूडेंट, जिससे आपको पूरे जनरेशन क्लियर हो जाएंगे और पूरा आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस डायग्राम को देख करके आप पूरे जनरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं 1G, तो 1G में जो आप बताएंगे कि 1G जो फर्स्ट जनरेशन था, ईयर वगैरह और आप यहाँ पे लिख लेंगे, ध्यान दे लेंगे। इसके बाद आप उसकी स्पीड बताएंगे, 2.4 kbps थी। ओके, और जब 2G आया हमारा स्टूडेंट, इसमें कितनी पहुंच गई हमारी, 64। फिर जब 3G आया हमारा तो 2 MB में पहुंच गई, केबी से हम किस में पहुंच चुके थे, MB में पहुंच गए थे। अब 4G में 100 MB पहुंच गए हम, 100 MB। पहले 2 MB था 3G में, और फिर 100 MB की स्पीड हमको मिलने लगी। लेकिन अब 5G की यदि हम बात करें स्टूडेंट, मोर देन द 1 GB, यानी कि MB से हम सीधा जंप कर जाएंगे किसमें स्टूडेंट, GB में। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है किसमें, 5G में भी, क्योंकि अब सीधा 1 GB का डेटा ट्रांसफर होगा। अभी तक जो हमारे पास था 1 MB का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप उसको बना लेंगे। ये सभी जनरेशन है, 5G के बारे में भी बताया। और एक चीज और जो एक चेंजेस हुआ, मेजर चेंजेस हुआ जनरेशन के बीच में, जो वन जनरेशन थी वो सपोर्टेड, 2 जनरेशन जो आया 1 सपोर्टेड आया, फिर थर्ड जनरेशन आया 2 सपोर्टेड आया। लेकिन जब 4 जनरेशन आया तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। 4th जनरेशन में 3G सपोर्टेड नहीं यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कम्युनिकेशन में चेंजेस किया गया था। जो 3G सपोर्टेड आपके डिवाइसेस थी वो 4G को सपोर्ट नहीं करती थी, उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस जनरेट की गई। वैसे ही 5G भी अब चूंकि सीधा हम MB से किसमें जंप कर रहे हैं, आपका GB में, तो कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे पास आएगा। देखिए ये दोनों KB में थे, ये भी KB में था, और तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब यहाँ भी जंप किया। लेकिन जब एक यहाँ पे बड़ा चेंजेस किया गया, जंपिंग में प्रॉब्लम आई। ओके, अब इसमें बेहतर बैटरी को भी मॉडिफाई किया जा रहा है 5G जनरेशन के साथ, कि शॉर्ट टर्म में यानी कि कम समय में बैटरी को क्या किया जा सके, चार्ज किया जा सके। और क्या है, बैटरी को स्ट्रॉन्ग भी किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा का यूजेस होगा, जितना ज़्यादा ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया यूज किया जाएगा, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं बैटरी भी हमारी यूज होगी। ओके, अब हम अगली बात करें स्टूडेंट, तो ये मोबाइल से रिलेटेड ही एक मेजर पॉइंट है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपने नाम सुना होगा, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि इंटरनेट
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, मोबाइल पे एक कोड प्रोवाइड किया जाता है और ये कोड किस लिए इंटरनेशनल होता है, मोबाइल इसका मेन यूज होता है जब मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, खो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस कोड की आवश्यकता होती है और ये कोड आपके बैटरी के पीछे दिया होता है। ये मैंने यहाँ पे नोट्स पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ये कोड 15 से 17 अंक की संख्या का होता है। आमतौर पर इसको बैटरी के पीछे लिखा होता है। इस नंबर के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति या मोबाइल किस स्थान पर स्थित है। यानी कि IMEI के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल किस प्लेस पे है और किस प्लेस पे अभी वो किस नेटवर्क पे ऑन है। तो जिससे किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्लेस पर कहाँ पर वो मोबाइल आपका इस समय नेटवर्क पे है। देखिए इसमें मेजर इसके यदि IMI कोड को पता करना है तो आप पता लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे। कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमने एक नंबर यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, इस नंबर को डायल करके आप पता कर सकते हैं। *#0 आप डायल करेंगे, जिससे आपके मोबाइल का जो IMEI कोड होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि मोबाइल को फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना कि हमारा मोबाइल कहाँ। इस नंबर ऐसा कुछ होता है। इस नंबर को देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि आप क्या जानते हैं। सबसे पहले ए जो लिखा होता है, ये बॉडी आइडेंटिफायर होता है, बॉडी की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी से रिलेटेड होता है और उसके जो भी होंगे टाइप, एलोकेशन कोड का हिस्सा होता है, किस टाइप की बॉडी है, क्या है, मोबाइल से रिलेटेड यानी कि मॉडल और ब्रांड को दिखाता है। और जो सेकंड पार्ट इसका दिया होता है ये DB करके, ये भी TAC टाइप एलोकेशन कोड होता है का ही एक पार्ट होता है। और जो थर्ड होता है ये आपका सीरियल नंबर होता है, C से जो स्टार्ट होता है वो सीरियल नंबर दिखाता है। और D जो होता है चेक डिजिट होता है और लास्ट में जो E से होता है सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर होता है। इस तरीके से ये जो कोड लिखा होता है 15 से 17 डिजिट का, वो उसको मैंने डिस्क्राइब किया कि वो कोड से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो पहले बॉडी से रिलेटेड, फिर टाइप से रिलेटेड DB जो भी आपका टाइप एलोकेशन कोड ही होता है, और C जो होता है सीरियल नंबर, D जो होता है चेक डिजिट होता है, और E से जो आपका लास्ट में जो कोड दिया होता है सॉफ्टवेयर वर्जन दिखाता है। तो ये आपका मैंने यहाँ पे बताया IMEI क्या होता है, मोबाइल पे यूज होता है। वैसे ही सिम, ये भी आप जानते हैं, मोस्टली यूज भी करते हैं, सभी लोग सिम को यूज करते हैं। यदि हम फोन यूज करते हैं तो उसमें सिम होती है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म। मोबाइल फोन के लिए एक बाहर से लगाया गया वो नहीं वो पार्ट होता है जिसको माइक्रो सिम भी कहते हैं। कई तरीके से उसको आज की डेट में डिवाइड किया जा सकता है छोटे से, और ये पोर्टेबल होता है। इसमें कुछ स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है, आप स्टोरेज भी रख सकते हैं। मेमोरी सेलफोन जो उपयोग करते हैं वो लोग, इसके ऊपर 17 डिजिट का कोड भी इसमें भी दिया होता है और इसको कॉन्फ़िगर भी किया जाता है और इसी के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो आपका सिम प्रोवाइड होता है उसकी कुछ फैसिलिटी होती है। आप इसमें कुछ मैसेज स्टोर कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज के रूप में जो प्रोवाइड किया जाता है, वर्तमान की जो सिम कार्ड है 250 नंबर या नेम स्टोर किए जा सकते हैं और 50 टेक्स्ट मैसेज स्टोर किए जा सकते हैं। तो अब ये सिम के साइज को भी डिवाइड किया गया है। फुल साइज पहले सिम चलती थी, इतने mm की रहती थी। ये आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, पूछा जा सकता है फुल साइज की सिम कितने mm की होती है। और मिनी सिम फिर आपकी आई, इसके बाद माइक्रो सिम है, नैनो सिम है, फिर ई सिम है। ये ब्रांडेड सिम का एक प्रकार है। ई सिम जो आती है आज की डेट में हटाया सकने योग्य नहीं रहती, यानी कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। ये सिम इनबिल्ट होने के आने लगी है। तो इस तरीके से सिम का हम यूज करते हैं।
आईपी टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी, ये एक एनालॉग ऑडियो सिग्नल डिजिटल में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो एक्चुअल में सिग्नल होते हैं वो एक्चुअल में पहले तो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो आपका कंटिन्यूसली होते हैं, उनका कोई रेगुलेशन नहीं होता है, ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन पे चलते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो एक 1 और 0 के रूप में फॉर्मेट में चलते हैं, ऐसे एक बार ऑन और एक बार ऑफ, यानी कि जब 0 होगा तो ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर 0, फिर ऑन, इस फॉर्मेट में चलते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं चेंजेस करने की भी आवश्यकता होती है। मैंने मल्टीमीडिया में भी आपको स्टूडेंट बताया है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आप पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमको कई बार इसकी कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, तो वो प्रोटोकॉल के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। सॉफ्ट फोन या सॉफ्ट क्लाइड टेलीफोनी, सॉफ्टवेयर टेलीफोन जो आपके होते हैं एप्लीकेशन, हमने देखिए कंप्यूटर में भी स्टूडेंट पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें हार्डवेयर भी पाया जाता है और सॉफ्टवेयर पाया जाता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, तभी हमारा कंप्यूटर सही तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर पार्ट हैं, और इनको चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपने देखा कि सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर पार्ट के साथ साथ हमको सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आवश्यकता होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं। वैसे ही मोबाइल फोन के साथ भी है। मोबाइल फोन में भी क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, हार्डवेयर पार्ट पाए जाते हैं, जैसे बैटरी हुआ, उसकी स्क्रीन हुई, जो भी उससे, और लेकिन उसको भी चलाने के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है, ऐप्स पाए जाते हैं, यानी कि जब वो सॉफ्टवेयर होंगे तभी आपका मोबाइल भी सही तरीके से वर्क करता है। ओके, तो इस प्रकार से एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको मालूम ही है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको स्टोर किया जाता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटिंग डिवाइस से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोन कॉल करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, और ये चाहे वो फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल हो या सेकंड जनरेशन का, सभी में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी। हार्डवेयर के साथ साथ उसमें क्या पाया जाता था, सॉफ्टवेयर। जब आपके पास सॉफ्टवेयर होता था तभी वो आपसे बात करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप कई बार देखते भी हैं कि हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया या डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, तो आपको उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जितना इम्पोर्टेंस हार्डवेयर है उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर भी है। ओके स्टूडेंट, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बाद वॉइस मेल यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं वॉइस मेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि इसका यूज क्या किया जाता है वॉइस मेल का, जिसे वॉइस मैसेज भी कहते हैं, वॉइस बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कई बार वॉइस मैसेज हम भेज सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। मान लीजिए कोई व्यक्ति का फोन स्विच ऑफ है या बिजी जा रहा है, हमारी उससे बात नहीं हो पा रही है, तो हम वॉइस मैसेज उसको छोड़ सकते हैं। जब भी वो फ्री होगा और तो उसके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, उस मैसेज को सुन सकता है और उसके बाद हमको क्या दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे मैसेजेस होते हैं टेक्स्ट मैसेज, उसी प्रकार से वॉइस मैसेज भी यूज किए जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस होता है, टेक्स्ट मैसेज में आपको लिखना पड़ता है, वॉइस मैसेज को आप सीधा बोल करके क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए इसकी कई विशेषताएं भी होती हैं कि हमको टाइप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मैसेज आपका सेंड हो जाता है, और जब भी वो व्यक्ति फ्री होगा हमको क्या देगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। विजुअल वॉइस मेल भी आप यूज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के लिए इंटरफेस है जो कि वॉइस मैसेज को एक क्रम में देखने, डिलीट, कॉल बैक करने आदि के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है, वो आपका विजुअल वॉइस मेल कहलाता है। ये आपको सब कुछ सुनने के बिना आपको वॉइस मेल की चेक करने की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वॉइस मेल को आप अपने ईमेल जैसी जो आपकी सूचना होती है उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। सीधा सीधा यदि हम देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति आपका
इंगेज है तो उसके लिए आप वॉइस मेल की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, और जब भी वो फ्री होगा तो आपको वॉइस मेल का जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको सेंड करेगा। ओके, अब अगला जो टेक्नोलॉजी है वो है एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट, ये मैं कल की क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि आपको केबल की ज़रूरत होती है यदि आपको कम्युनिकेशन करना है। मान लीजिए दो आपस में कोई कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करना है, तो हमको केबल ना ज़रूरत पड़े, डायरेक्ट हम वायरलेस का यूज करके उनके बीच में कम्युनिकेशन कर सकें। या कोई दो कंप्यूटर हैं, उन कंप्यूटर के बीच में उनको कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो उनमें वाईफाई अवेलेबल है। आज मोस्टली चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, सभी में वाईफाई फैसिलिटी आती है। यदि हम चाहें कि उन दोनों में आपस में कंप्यूटर में डेटा हमको ट्रांसफर करना है, कोई लैपटॉप है आपस में डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप या तो फिर क्या यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ यूज करते हैं लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। आप एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करके आसानी के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मैं कल बताऊंगा आपको स्टूडेंट डिटेल में, एडहॉक नेटवर्क क्या कहलाता है। आप इतना रीड करिएगा, पढ़िएगा, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, उसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करूँ। ओके।